हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया जी। तो अभी आपकी डेट शीट तो नहीं आई है, लेकिन एनटीए की तरफ से आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल आ गया है, जिसमें आपको बता दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम जुलाई में इन डेट्स पे, अगस्त में इन डेट पे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ी खलबली सी मच गई है, और ऑब्वियस है कि आपको शेड्यूल दिया है अभी भी इस टाइम पे, जब हम जून एंड में हैं, और अभी तक आपको आपके एग्ज़ाम की डेट नहीं दी गई है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ज़रा सा भी विचलित नहीं होना है, किसी भी र्यूमर पे ध्यान नहीं देना है, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना है, और इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि यही टाइम है जो आपकी जर्नी की सक्सेस और फेलियर को इंश्योर करेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए आज के टॉपिक पे ध्यान देते हैं। आज का हमारा रिवीजन मंथन का हमने सेकेंड यूनिट का PYQs उठाए हैं। ये PYQs हैं 2021 के। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी कि ये मेरा सेशन लेने का पर्पस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना बिल्कुल नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस इन 10-20 क्वेश्चन से नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको सैकड़ों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, जो कि आप मॉक्स के थ्रू कर रहे होंगे, जो आपने खुद से भी PYQs लगाए होंगे। मेरे आज का और ये जो रिवीजन मंथन का ही पर्पस है, आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की अप्रोच सिखाना। क्या हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे? अप्रोच पे हम फोकस कर रहे हैं कि हमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। देखिए क्या होता है कि अक्सर आपको क्वेश्चन आता भी है, आपने वो पढ़ा भी हुआ होता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो उस टाइम का वो एनवायरनमेंट, वहाँ पे प्रेशर इतना होता है, और आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाते। तो कई बार नहीं आते हुए भी गलत हो जाता है, और कई बार हमें देखिए एनटीए की यूजीसी नेट में कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमारे पास तुक्का लगाने का पूरा अवसर है यहाँ पे। तो हमें वहाँ पे देखना है कि हम नहीं आते हुए भी क्वेश्चन को कैसे, मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम उसको सही टिक कर पाएँ, सही अटैम्प्ट कर पाएँ। सो मेरा ये रिवीजन मंथन सीरीज़ का ही पर्पज़ है आपको अप्रोच सिखाना, ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग के PYQs। ऑडिटिंग के PYQ मैं आपके फिर लेने वाली हूँ दोबारा, क्योंकि ऑडिटिंग आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके लिए एक स्पेशल सेशन तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, इसमें सब्सिडरीज की, देखिए क्या होता है ना स्टूडेंट्स, अक्सर ये जो अमलगमेशन, लिक्विडेशन, ये सब जो नया सिलेबस इंक्लूड हुआ है हमारे अकाउंट में, इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, क्या ही पढ़े इसमें, नहीं समझ में आ रहा है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी ऐसे लगा कि इसको छोड़ देना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है। फिर मैंने PYQs का एनालाइज किया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। जस्ट मुझे एक बेसिक आइडिया भी है इसके बारे में, तो भी मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकती हूँ। तो इसी पर्पज़ से, इसी अप्रोच से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज इन द होल्डिंग कंपनीज बैलेंस शीट is more than the value of net asset acquired। देखिए दो कंपनीज है, एक आपकी होल्डिंग कंपनी है, और उसने किसको होल्ड किया है? सब्सिडरी कंपनी को। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी को। तो इस सब्सिडरी कंपनी की जो एसेट्स होती हैं, ये जब इनको परचेज होल्डिंग कंपनी कर लेती है, होल्डिंग कंपनी के पास चली जाती हैं, तो होल्डिंग कंपनी अपने बुक में इसको कैसे डिनोट करती है? इसको डिनोट करेगी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज से। जो इसकी एसेट ये खरीद रही है ना, इसको इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी नाम से ये डिनोट करती है अपनी बैलेंस शीट में। सो यहाँ पे आपकी एसेट की वैल्यू है 10 लाख रुपए, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो होल्डिंग कंपनी में 12 लाख रुपए। तो ये क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिखा रहे हो होल्डिंग कंपनी में, जबकि आपके पास उतनी एसेट्स यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे ये जो 2 लाख रुपए का डिफरेंस है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो ये 2 लाख रुपए का आपने, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे 2 लाख रुपए इसको एक्स्ट्रा दिए हैं सब्सिडी को। सब्सिडरी जो कंपनी है आपकी, उसको 10 लाख रुपए की बजाय आपने 12 लाख रुपए देके उसको खरीदा है। तो ये 2 लाख रुपए आपने किस लिए एक्स्ट्रा दिए? क्या आपने कैपिटल रिजर्व पे ले दिए? कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेशन, कैपिटल रिजर्व मतलब रिजर्व मतलब बचत को कहीं ना कहीं शो कर रहा है, लेकिन भैया ये तो बचत की बजाय चपत को शो कर रहा है कि हमें 2 लाख रुपए की चपत लग गई है। सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट और पोस्ट
प्रॉफिट तो ये है ही नहीं, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या ऑप्शन बचा आपका? गुडविल ऑन कंसोलिडेशन। देखिए ये क्वेश्चन ना अक्सर बार बार रिपीट होता है और इसी लैंग्वेज में ये पूछा जाता है कि जब आप ले कम रहे हैं दे ज़्यादा रहे हैं, तो जो ये डिफरेंस है लेने देने के बीच का, ये क्या है? तो ये सिंपली गुडविल है। इसी का रिवर्स हम अगर सोचें, अगर हमने ये 12 लाख रुपए की एसेट्स हैं और 10 लाख रुपए में खरीद ली होती, तो हम ये 2 लाख रुपए कहाँ दिखाते? ये 2 लाख रुपए जाता फिर आपका कैपिटल रिजर्व में। कहाँ जाता है ये आपका? कैपिटल रिजर्व हो जाता है ये 2 लाख रुपए आपका। ठीक है, तो इसी एक क्वेश्चन के साथ आपके 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैं सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला यहाँ पे बताने वाली हूँ और क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है। देखिए EOQ का क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे मैं थोड़ा सा फंबल कर रही हूँ ना क्वांटिटी में, हाँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ये क्वेश्चन है। अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज मंथली कंज्यूम 1350 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 पर यूनिट। ठीक है, इसने बता दिया है कि मंथली इतना कंजम्पशन है, पर यूनिट का कॉस्ट इतना है। डिटरमाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन द ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ 2400 एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बीइंग 30% ऑफ द प्राइस पेड। 30% ऑफ द प्राइस पेड। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? 2AO डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के एक क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन इसमें इतने सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको मेन है ये फॉर्मूला। सो यहाँ पे आपको ए क्या डिनोट कर रहा है? ए इज़ योर एनुअल कंजम्पशन। क्या है ए आपका? ए है आपका एनुअल कंजम्पशन। ओ क्या है? एनुअल कंजम्पशन कैसे निकालेंगे आप? मंथली कंजम्पशन जो दिया गया है आपको, उसको आप कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई। 12 महीने होते हैं ना एक साल में, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओ इज इक्वल टू योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दी हुई है, कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारी 2400। ठीक है, और आपका कैरिंग कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन, इसकी आप पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 20 से, और फिर आप इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको कैरिंग कॉस्ट से। कैरिंग कॉस्ट कितनी? 30%। 30% ऑफ दिस ₹20। तो ये कितना आ जाएगा? कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 30% ऑफ 20। तो इसका 30% कितना आ गया? ₹6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट, और ये फॉर्मूला में वैल्यू आपको पुट कर देनी, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए अमलगमेशन, विलय हो रहा है, 2 कंपनीज अमलगमेट हो रही हैं, ए और बी। अमलगमेट होके क्या बनी? सी कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे अमलगमेशन एडजस्टमेंट इज अकाउंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करने के लिए अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट यूज होता है? ये आपके हमेशा स्टैच्यूटरी रिजर्व इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी, देखिए 2 कंपनी है यहाँ पे ट्रांसफरी। इसका सबसे एक लेटेस्ट एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है, एक होता है ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, अभी बैंक्स का 2020 में ये लागू हुआ, बैंक्स का अमलगमेशन हुआ है। आपस में 10 बैंक थे, 10 बैंक अभी रिड्यूस होके हो गए 4 बैंक्स। तो क्या हुआ? ये अमलगमेशन हुआ है। तो एक एग्जांपल मैं अगर लेती हूँ, तो केनरा बैंक है, केनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक, ये दोनों ही मिले ना आपस में, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट, देखिए ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं आपको समझाने के लिए ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये एक रियल एग्जांपल है। केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक 2 बैंक है। सो यहाँ पे क्या है? ट्रांसफरी बैंक कौन है? सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक ने क्या किया? अपनी एसेट्स लायबिलिटीज़ को केनरा बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया और केनरा बैंक में वो विलय हो गया। और ट्रांसफरर कौन है? केनरा बैंक। सो अभी यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, ट्रांसफरर है यहाँ पे सिंडिकेट, आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट इट। ट्रांसफरर कौन है? जो ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि सिंडिकेट है, और ट्रांसफरी कौन है यहाँ पे? केनरा बैंक। तो इस एग्जाम्पल से आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? केनरा बैंक
केनरा बैंक क्या है? ट्रांसफरी बैंक। केनरा बैंक की बुक्स में अमलगमेशन एडजस्टमेंट यूज होगा सिंडिकेट बैंक के स्टैच्यूटरी रिजर्व्स की रिकॉर्डिंग करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। इससे आसान नहीं हो सकता था ये कॉन्सेप्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, द लिक्विडेटर आफ्टर रियलाइजिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीडिंग्स अमंग द बिलो मेंशन क्लेमेंट्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे जो लिक्विडेशन का प्रोसेस होने के बाद आपने कंपनी का लिक्विडेशन कर दिया, आपको उनका भुगतान करना है, तो भुगतान का यहाँ पे ऑर्डर पूछा है, सिंपली प्रायोरिटी ऑर्डर पूछा है कि पहले किसको दिया जाएगा बाद में किसको। तो इसको अगर आपको नहीं भी आता है, मान के चलते आपने ये नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है, आपको समझ में ये चीज़ आनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो सबसे पहले देखिए लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस देखिए, लीगल चार्जेस हमेशा पहले ही दिए जाते हैं, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारी। तो जहाँ पे भी ए है, तो सपोज इसमें ए है तो हम ये ऑप्शन मार्क कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये सही है क्या नहीं। थर्ड ऑप्शन बी क्या, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। सबसे लास्ट का अगर हम पकड़ के चले, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। देखिए इन सब में पढ़ के देखते हैं, लिक्विडेटर रेमुनरेशन, वर्कमैन्स ड्यू एंड क्लेम ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस। ये सब सिक्योर्ड का पार्ट है। तो अनसिक्योर्ड है तो सबसे लास्ट में अनसिक्योर्ड आएगा। देखिए अनसिक्योर्ड तो डेफिनेटली आएगा क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन फर्स्ट लीगल चार्जेस आएगा वो सिर्फ एक में ही है। तो ये ऑलरेडी ऑर्डर में है ए बी सी डी ई। तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइंड कर लेते हैं। लीगल चार्जेस सबसे पहले पे किए जाएंगे, फिर लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। लिक्विडेटर अपना रेमुनरेशन ले लेगा भैया, बाद में इनके पास कुछ बचे ना बचे पहले तो दे दो सरकार को, ठीक है, पहले तो दे दो जी सरकार को, भेंट चढ़ा दो उनको जो भी उनके चार्जेस हैं। फिर लिक्विडेटर जो काम कर रहा है वो अपना रेमुनरेशन सबसे पहले लेगा, बाकियों की तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन लिक्विडेटर का पहले लिया जाएगा, ठीक है, बाद में क्या पता कुछ ना बचे। फिर थर्ड नंबर पे है वर्कमैन्स ड्यू एंड क्लेम्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। वर्कमैन का ड्यू और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो आपकी एसेट्स के द्वारा सिक्योर्ड है। फिर आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी क्रेडिटर्स के मुकाबले। और क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस। फ्लोटिंग मतलब जो चेंज होता रहता है, ऑब्वियसली वो पहले जाएंगे और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सबसे लास्ट में आएंगे। तो यही सीक्वेंस हमें ऑलरेडी करेक्ट वे में दिया हुआ है, सिर्फ हमें यही मार्क करना है। सो इन केस ऑफ द परचेजिंग कंपनी जो परचेज कर रही है, यानी कि एक बड़ी कंपनी है, बिग कंपनी है, ये एग्रीज टू एक्ट एज द एजेंट ऑफ द वेंडर फॉर कलेक्शन ऑफ द बुक डेट। देखिए जो परचेजिंग कंपनी है जिसको परचेज कर रही है, ठीक है, वो उसके क्या नॉर्मली क्या करती है, वो उसकी एसेट्स को परचेज करती है। एसेट्स को परचेज कर लिया तो एसेट्स में डेटर भी तो एसेट होती है ना। तो लेकिन यहाँ पे ये कंपनी क्या कर रही है, इन डेटर का जो सारा पैसा, सपोज 5 लाख के आपके डेटर हैं, इनका पैसा एज इट इज़ नहीं दे रही है उसको कि आपके डेटर 5 लाख के हैं आपकी बैलेंस शीट में, तो ले लीजिए 5 लाख रुपए हम अपने आप वसूल कर देंगे। नहीं, यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये आपकी कंपनी के एजेंट के रूप में यहाँ पे काम कर रही है। तो आपके बिहाफ पे सपोज ए कंपनी परचेजिंग कंपनी है, ए कंपनी परचेजिंग है, तो ए कंपनी बी कंपनी के बिहाफ पे परचेज्ड, ठीक है, बी को खरीदा जा रहा है, ये है खरीदने वाली, ये है खरीदार और ये है जो कंपनी सेल हो रही है, ठीक है। सो ये कंपनी क्या करती है, बी के बिहाफ पे इसके डेटर से पैसा कलेक्ट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी कौन है, ए, द अमाउंट ऑफ डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू। देखिए नॉर्मल भी हम लोग क्या करते हैं, जब आप ये डेटर्स कैसे क्रिएट होते हैं, आप बेसिक से सोचिए, जब आपने 11-12 में जर्नल एंट्री स्टार्ट की होंगी ना करनी, जब से आप सोचना शुरू करेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डेटर अकाउंट या फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट हम लोग करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट आता है हमेशा टू सेल्स। जब हम माल उधारी पर बेचते हैं तो हम लोग नॉर्मली ये एंट्री करते हैं, राइट। सो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वेंडर के डेटर्स खरीद रहे हैं, वेंडर्स डेटर, तो ये तो डेबिट में ही आएंगे क्योंकि इनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अब ये डेटर क्या हो गए हैं, ये हमारे डेटर बन गए हैं, ये हमारे डेटर बन गए हैं, लेकिन हम अपनी बुक्स में इनको इस तरीके से नहीं दिखाते क्योंकि हमने इनके बदले कुछ माल वगैरह नहीं बेचा है।
तो यहाँ पे क्या आता है, जब कुछ पता ही नहीं है तो यहाँ पे वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट आएगा। वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पे वेंडर के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हैं। और जब पैसा आ जाएगा उनसे तो क्या आएगा, पैसा आएगा तो हमेशा एंट्री होगी बैंक अकाउंट, डेबिट। क्रेडिट किसको कर देंगे, टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट, उसको क्रेडिट कर देंगे, राइट। सो ये एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे हम किसको क्रेडिट कर रहे हैं, अमाउंट डेटर शुड बी क्रेडिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे हमें क्रेडिट करना है। क्लियर। यहाँ पे अभी पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछा गया है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन हम लोग 11th-12th से यहाँ पे करते आ रहे हैं। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी कितना है, बहुत ही इजी है, हज़ारों बार प्रैक्टिस किया है। लेकिन मेरे साथ पता है क्या हुआ इस एग्ज़ाम में, मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाई। लास्ट के 28 मिनट बचे थे जब मैं ये क्वेश्चन देख रही थी, ठीक है। इसकी 3 बार कैलकुलेशन मैंने की। कितनी बार, 3 बार। तो भी मैं सही रिजल्ट पे नहीं पहुंच पा रही थी। कई बार क्या होता है ना कि आपके ऊपर टाइम प्रेशर इतना होता है। मेरे हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन पड़े थे यहाँ पे, इवन मैं बोल सकती हूँ 35 to 40 क्वेश्चन वर रिमेनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब मैं इसकी कैलकुलेशन करने लगी ना तो मुझे बहुत प्रेशर हो गया माइंड पे, और ये इतना इजी कैलकुलेशन, जोड़ जमा घटा गुना भी मैं ठीक से नहीं कर पाई। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। दिस इज़ अ रियल एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एकदम 9th-10th का बच्चा भी ये कैलकुलेशन कर देगा, और 11th का बच्चा तो डेफिनेटली कर देगा इसकी पार्टनरशिप की कैलकुलेशन। सो यहाँ पे क्या हुआ, आपको अपने ईगो में नहीं उलझना है। तो मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया वहाँ पे। अगर मैं सोचती अरे इतना इजी क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पा रहा है, ऐसे कैसे हो पा रहा है, मैं करके ही छोड़ूंगी, तो वहाँ पे ये मेरे 28 मिनट चले जाते और मैं ये क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाती थी। सो क्या हुआ, मैंने इस क्वेश्चन को जस्ट गेस वर्क से ही टिक कर दिया। सो अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपने बहुत ईजी कॉन्सेप्ट कोई कर रहे हैं और आप उसमें अटक जाते हैं, तो लीव इट। पेपर अटैम्प्ट करने का सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि लीव इट। एक क्वेश्चन को आप छोड़ दिए, इस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप नेक्स्ट 4 क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, अगर आपने इसका पीछा नहीं छोड़ा तो, ठीक है। तो चलिए, ये अभी हो गया आपको समझाने के लिए। अभी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 4:3. They admitted Z into the partnership for 1/5 share. 1/5 शेयर के लिए उन्होंने Z को एडमिट किया। X and Y decide to share future profit in the ratio of 2:1. What is the sacrificing ratio? Sacrificing ratio पूछा है। Sacrificing ratio सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होता है, ठीक है। ये तो सबको पता है। जब करने बैठते हैं ना इसको, और एग्जाम में जब टाइम कम होता है तब घंटी बजती है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। एक्स और वाई का आपको रेशो दिया हुआ है 4:3, ठीक है। इस रेशो में वो ऑलरेडी अपना प्रॉफिट यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। सो अब क्या हुआ, अब उन्होंने जेड को एडमिट कर लिया। जेड को एडमिट कर लिया तो जेड को कितने के लिए किया, 1/5 के लिए। तो बच गया कितना उनके दोनों के लिए, 4/5। 4/5 पार्ट को वो 2:1 की रेशो में शेयर कर रहे हैं, यानी कि 2:1 की रेशो में करेंगे तो x का पार्ट आ गया 8/15, y का आ गया 4/15, z का तो 1/5 है ही, तो इसको 15 के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3/15 आ गया। तो इनका नया हिस्सा आ गया 4, 8, 4 और 3। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। x का कैसे निकालेंगे आप, x का ओल्ड रेशो था 4/7 माइनस 8/15, ये आ जाता है आपका 4/105। और y का कितना आता है आपका 3/7 माइनस 4/15, ये 17/105। तो x और y का सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया 4:17। देखिए, मैंने 3 बार ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाया था। तो जस्ट गेस वर्क पे मैं इस क्वेश्चन को छोड़ आई थी। अभी आपसे कहा है मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये 2021 लास्ट ईयर ही जो क्वेश्चंस आए हैं हम वही अटैम्प्ट कर रहे हैं, सो दैट आपको एकदम रियल पास का आइडिया लग सके। क्योंकि कैसे हो रहा है कि यूजीसी का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। पहले आप देखेंगे कि जो 20-21 में क्वेश्चन आए हैं वो आप उससे पहले नहीं फाइंड करेंगे कि इस तरह का पैटर्न पहले भी फॉलो किया गया है। सो आपको लेटेस्ट पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं है कि आप 2012 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठेंगे, नहीं। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने तो लास्ट 3 साल के या 2 साल के ही कर लेंगे तो भी बहुत होगा वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। लमसम पेमेंट मेथड पूछा है, लमसम पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, स्वैप रेशो मेथड, कुछ भी नहीं पता है हमें, ठीक है।
मान के चलते कुछ भी नहीं आता है, क्वेश्चन सही करेंगे, फिर भी कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है स्वैप रेशो मेथड, तो एक एक करके आप सबको पढ़ लेंगे। तो मैंने ये देखा स्वैप मतलब क्या होता है, स्वैप मतलब होता है अदला बदली, स्वैप का यही मीनिंग है ना। सो एक वर्ड का मीनिंग मुझे अच्छे से पता है, अदला बदली। तो इसके बेस पे अगर मैं जाती हूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ रेशो इन विच शेयर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी आर टू बी एक्सचेंज फॉर द शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। यहाँ पे क्या आ गया, एक्सचेंज। तो मैं इस स्वैप वर्ड के थ्रू चली जाऊंगी यहाँ पे आपके डी का 2 पे, ठीक है। आपको ना मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, नहीं तो आपको ऐसे मिलते ए का 1 बी का 2 ऐसे कुछ मिलता और वहाँ से आपको आइडिया लग जाता, लेकिन इतनी इजी जर्नी नहीं करनी है मुझे आपकी, क्योंकि मुझे आपको प्रैक्टिस करवानी है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको हाइड कर दिया है। तो दूसरा है आपको नेट पेमेंट मेथड या फिर नेट एसेट मेथड। नेट एसेट पे चलते हैं चलिए। नेट एसेट का मतलब क्या है, नेट एसेट का मतलब है कि एसेट्स, एसेट सिंपल होती तो एसेट्स लिखता, नेट एसेट लिख दिया है तो मतलब क्या है, नेट एसेट का मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। जब एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं ना, तब वो ट्रू एसेट्स आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, अराइव्ड बाय एडिंग द एग्रीड वैल्यू ऑफ द एसेट्स टेकन ओवर एंड डिडक्टिंग द एग्रीड वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज। क्लियर। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं लमसम पेमेंट मेथड क्या है। लमसम 2 तो हो गए हैं हमारे, इससे ही आपका आंसर आ जाएगा वैसे तो, पर हमें समझने के लिए आगे भी करना है। कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द टोटल अमाउंट मनी वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम द परचेजिंग कंपनी फॉर द शेयर होल्डर ऑफ द वेंडर। तो ये क्या है आपका, ये है आपका नेट पेमेंट मेथड। क्या है ये आपका नेट पेमेंट मेथड। फिर अभी आपका कौन सा बच गया, अभी आपका बच गया सिर्फ आपका लमसम पेमेंट मेथड, द अमाउंट टू बी पेड बाय द ट्रांसफर कंपनी टू द ट्रांसफर कंपनी फॉर द अमलगमेशन ऑफ द इट्स बिजनेस। तो ये आप इस तरीके से इसको मैच कर लेंगे। तो मैच करने के लिए अप्रोच बेसिकली क्या रही है हमारी, अगर आपको इसका ये भी नहीं पता कि कैसे करेंगे, नहीं आता है, तो सिंपली आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लिया है तो भी यू आर इन अ बेटर पोजीशन कि आप कैसे भी करके उसको एक अटैम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, नॉर्मली उनका जो आंसर्स हैं वो बहुत इजी वे में गिवन होते हैं। तो स्पेशली जब नए कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हैं, तो ये अमलगमेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट आपका अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्शन आर और इज नॉट करेक्ट बिटवीन पब्लिक इशू एंड राइट इशू। देखिए आपको बताना है पब्लिक इशू और राइट इशू। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है ना कि यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गलती होने के चांसेस भी उतने हैं। नोट पूछा है, नॉट करेक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्शन आपको गिवन है, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस आपको गिवन है, आपको बताना है नॉट करेक्ट कौन सा है। इन पब्लिक इशू एप्लीकेशन फॉर शेयर्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम द जनरल पब्लिक, इन राइट इशू शेयर्स आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी ये तो। In public issue there is no question of oversubscription, and in right issue share may be under oversubscribed leading to pro rata allotment। ये किसने बोल दिया कि पब्लिक इशू में ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सो ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है नॉट करेक्ट। ध्यान देना, आपको नॉट करेक्ट पूछा है। सो द प्राइस ऑफ पब्लिक इशू इज जनरली लेस देन मार्केट प्राइस। देखिए आईपीओ वगैरह आते हैं तो उनके प्राइस क्या होते हैं, कम ही रखे जाते हैं मार्केट प्राइस से। एंड इन राइट इशू प्राइस इज डेलिबरेटली मेड लेस देन द मार्केट प्राइस। और राइट इशू में क्या है, राइट इशू आप किसको देते हैं, राइट इशू आप अपने एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप शेयर ऑफर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप जानबूझ के प्राइस को कम रखते हैं। बिल्कुल सही है ये। इन पब्लिक इशू the communication of issue is through advertisement, and in right issue the communication is between company and its existing members। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोस्पेक्टस छपवा के ऐसे कुछ करते हैं, और राइट इशू आपको करना है तो आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन ही शेयर करनी है। तो आपका सिर्फ ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। क्लियर। द बेसिक मेथड ऑफ वैल्यूइंग ह्यूमन एसेट
देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बोला जा सकता है इसको, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट जब पढ़ते हैं आप, वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वैल्यूएशन ऑफ एचआर, तो उसमें आपको करीब 10 मेथड्स गिवन है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या एक्सपेक्टेड था कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे, वैल्यूएशन ऑफ अगर ह्यूमन रिसोर्स पूछ लिया तो इन 10 मेथड्स में से इनसे रिलेटेड ही कुछ पूछा जाएगा, पर इन 10 मेथड से कुछ पूछा ही नहीं गया और ही कुछ अलग ऑप्शन हमें यहाँ पे दे दिए हैं। सो हमें यहाँ पे सिर्फ अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करनी है, क्योंकि इन्होंने ये थोड़ा सा क्वेश्चन बाउंसर कर दिया है। सो व्हाट इज द बेसिक मेथड ऑफ वैल्यूइंग ह्यूमन एसेट? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नाम का तो कोई मेथड नहीं होता है, अमोर्टाइजेशन होता है। अमोर्टाइजेशन क्या होता है कि आप धीरे धीरे करके किसी भी एसेट की, धीरे धीरे करके किसी भी एसेट की बुक वैल्यू को, किसी भी एसेट की बुक वैल्यू को राइट ऑफ करते जाते हैं। क्या करते हैं? बुक वैल्यू को राइट ऑफ करते जाते हैं। देखिए ह्यूमन एसेट भी तो आपकी डेप्रिशिएबल है ना, ह्यूमन एसेट भी हम मान के चलते हैं कि इनमें भी डेप्रिसिएशन लगता है। सो इसको हम कैसे वैल्यू करेंगे? कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज कैसे होता है? कैपिटलाइज नहीं करते हैं इसको। क्वासी इक्विटी, ये कोई टर्म नहीं है इससे रिलेटेड। तो ये क्या है, इसको करने का तरीका अमोर्टाइजेशन यहाँ पे आएगा। देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे काम आएगी और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग, जहाँ पे आपको एक तरफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए होते हैं, दूसरी तरफ आपको उनकी डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे रिलेटेड, ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे रिलेटेड। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, इंड एएस से आ जाएंगे, आपके आईएफआरएस से आ जाएंगे। सो इस टाइप का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, पढ़ते ही तो लगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन वैल्यूइंग द इन्वेंट्रीज ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किससे रिलेटेड है? आपकी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से। किससे रिलेटेड है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का कुछ पर्पस नहीं है इसको बताने का, पूछने का। इसने सिंपली पूछा है कौन सी कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री का पार्ट होंगी। देखिए आपको इसके लिए कहीं पे भी मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ सोचना है कि कॉस्ट का भी क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, प्रिपरेशन ऑफ योर फाइनल अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स आपने सीखा होगा, आपने 12th में भी इसको सीखा होगा। उसमें हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ खर्चों को हम ट्रेडिंग में दिखाते हैं, कुछ खर्चों को पीएनएल में दिखाते हैं और एसेट्स और लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में कौन से खर्चे दिखाते हैं हम? जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, और पीएनएल में कौन से खर्चे दिखाते हैं हम? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए इतनी छोटी सी बात है ये, आपकी बेसिक एकदम बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ जमीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो किस टाइप के खर्चे हम दिखाएंगे ट्रेडिंग में? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। और कौन से खर्चे हम पीएनएल में दिखाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो जब हम इन्वेंट्री कहाँ दिखाते हैं? इन्वेंट्री हम दिखाते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, ट्रेडिंग अगर हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बना रहे हैं तो हम उसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट भी उसको बोला जाता है। तो इन्वेंट्री कहाँ दिखाएंगे हम? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो इन्वेंट्री से जुड़ी हुई खर्चे भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में दिखाएंगे। तो कौन कौन से खर्चे आएंगे? फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये खर्चा आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। कैरेज आउटवर्ड किससे रिलेटेड है? ये आपकी सेल से रिलेटेड है, सेलिंग एक्सपेंसेस है ये आपका। तो ये कहाँ जाता है आपका? ये जाता है पीएनएल में। तो ये क्या आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये नहीं आता है। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट, देखिए फैक्ट्री प्लांट यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। अगर ये सिंपल डेप्रिसिएशन होता तो हम इसको डालते हैं यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अगर फैक्ट्री प्लांट का तो इसको मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे। तो यहाँ पे आएगा ए एंड सी आपका राइट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं जैसे कि 10 क्वेश्चन हमने किए, 10 क्वेश्चन के साथ हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे समझे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक मिनट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे वेंडर्स डेटर अकाउंट आएगा। हाँ, वेंडर्स डेटर अकाउंट जो हमने यहाँ पे डेबिट किया था ना, उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की
थ्रू हमें एक लेसन सीखना है, एक अप्रोच सीखनी है। क्वेश्चन आप पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्वेश्चन आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको इतने सारे मिल जाएंगे आप जितना आप कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक अप्रोच, एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की, एक टॉपिक को अटैम्प्ट करने की अप्रोच आपको पता है तो उससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन बन जाए आप उनको एक्यूरेटली अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।